चैप्टर नंबर 16 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, सो nowadays the term like right to education, right to information and right to protest peacefully are being used on frequently, मतलब frequently ये सारी चीजें हमें सुनने मिलती है। मतलब एजुकेशन मिलना जरूरी है, इंफॉर्मेशन हर एक चीज की मिलना जरूरी है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट ये चीज भी शांतता पूर्वक हर एक चीज उनको शांतता मिलती रहे, मतलब हर एक चीज स्मूथली वर्कआउट करती रहे, ये सारी चीजें होना, मतलब इन सारी चीजों के बारे में मतलब फ्रीक्वेंटली हमें ये चीजें सुनाई दे रही है। मैनी टाइम्स यू आल्सो फील दैट यू हैव सर्टेन राइट्स, मतलब समटाइम्स वी आल्सो फील दैट वी हैव सम राइट्स। Stimulatively, you may have been told by someone, may your teacher, that you have certain duties towards the individual, मतलब हर एक के लिए, हर एक पर्सन के लिए हमारी कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती है, हर एक कुछ ना कुछ अलग अलग जगह पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ अलग अलग नए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हमारी ड्यूटीज हैं, राइट, कि उनमें उन सारी चीज़ों को हम लोग जैसे पॉजिटिव वे में होनी चाहिए वैसे उसके साथ हमें बिहेव करना है, राइट। सोसाइटी, नेशन और द ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन और ह्यूमैनिटी, इन सभी के लिए हमें, वो चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो या सोसाइटी के, जब सोसाइटी के सामने हम लोग हो या फिर नेशन की जब बात हो रही हो या फिर ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, इन सभी के लिए हमें कुछ ना कुछ ड्यूटीज मिली हुई है, राइट। बट डू यू थिंक दैट एवरी ह्यूमन बीइंग एंजॉयज देयर राइट्स और एवरीवन परफॉर्म देयर ड्यूटी? क्या हर एक पर्सन ड्यूटीज फॉलो करते हैं? परहैप्स नॉट, but everyone will agree that there are certain rights that must be enjoyed by every individual, मतलब सब लोग इसे फॉलो भी नहीं करते, बट सब लोग ये डिजायर जरूर उन सबके पास है, मतलब सब लोग ये एग्री जरूर करेंगे that there are certain rights, वहाँ पे कुछ राइट, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, वो सभी को मिलने चाहिए, हर एक इंडिविजुअल्स को वो उनके राइट्स मिलना जरूरी है। Particularly in a democratic country like ours, there are rights that must be guaranteed to every citizen. Similarly, there are certain duties that must be performed by democratic citizens, which is why the Constitution of India guarantees some rights to its citizens. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है हमारे इंडिया का, उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए राइट्स भी बने हुए हैं, that we can, for what we can fight, right, जिसके लिए हम लोग आवाज उठा सकते हैं। There are known as fundamental rights, उन सभी को क्या बोलेंगे? Fundamental rights. Beside, the Indian Constitution also enlists certain core duties that every citizen is to be accepted to perform, मतलब हर एक citizen को ये कुछ ना कुछ उनकी duties हैं, उसे वो perform करनी ही पड़ती है, right? These are known as fundamental duties. उसे हम लोग क्या कहेंगे? Fundamental duties. When we have fundamental rights, or another one is fundamental duties. This lesson aims to discussing details about the fundamental rights and fundamental duties. इस लेसन में हम लोग इसी चीज के बारे में डिटेल में जानते हैं। Let us start with 16.1 meaning and importance of rights and duties. अब इसके मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? Let's see detail. We often talking about rights, but do you know what does the term right means? Right are the rules of interaction between people. Interaction, एक पर्सन दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उसके साथ उसका कम्युनिकेशन हो रहा है, सो उसमें क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, और उस राइट्स आर द रूल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, मतलब कुछ ना कुछ रूल्स है जब एक पर्सन दूसरे के पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वो इंटरेक्शन उसका हो रहा है, सो राइट्स and the rule are the rules of interaction between peoples. They place concentrates and obligations upon the action of state and individuals or a group. For example, if one has a right to life, this means that the other do not have the liberty to kill him or her. मतलब एक को अगर जिंदा रहने का राइट है, that doesn't mean कि दूसरों को मारा जाए, right? This means that other do not have the liberty to kill him or her. और किसी को राइट नहीं है कि वो उसे मारे, right? To kill him or her. Rights are defined as a claims of an individual that are initial for development of his or her own self and that are recognized by the society or states. किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात है कि उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, राइट,
for the development of his or her own self and that are recognized by the society or a state. ये state या society में recognize किया है, ठीक है. These are the legal, social and ethical principles. ये कुछ क्या क्या है? Legal, social and ethical principles है of freedom. Entitlement and are the fundamental normative rules about what is allowed to people or owned to people. According to some legal system, social convention or ethical theory, rights are often considered fundamental to civilization, being regarded as established pillars of society and culture. ठीक है, ये established pillar है. Rights are often considered fundamental to the civilization being regarded as establishment of pillars. ये pillars की तरह है, ठीक है. अगर इसे हम लोग follow करते हैं, it's kind of pillars of the society and culture. वो culture के लिए, वो society के लिए, वो pillars बनकर साबित होंगे. But the rights have a real meaning only if an individual performs duties. A duty is something that someone is accepted or required to do. Duty क्या है? यहाँ पे एक छोटी सी meaning दिया है. A duty is something that someone is accepted or required to do. Parents, for example, have a duty to take care of their child. मतलब parents की क्या duty है? For example, have a duty to take care of their child. You have duties towards your parents. Then we also have some duties towards the parents. मतलब when we are small, तब उन्होंने हमारी care की. Now one time will come जब हमें उनकी care लेनी होती है, right? Your parents, a teacher has a duty to educate student. In fact, rights and duties are two wheels on which the characters of chariots of life moves forward smoothly. इसकी वजह से life smoothly चलती रहती है. Life can become smoother if rights and duties go hand in hand and become complementary to each other. ठीक है, तो life क्या होगी? Smooth हो जाएगी अगर हर एक person, मतलब ये hand to hand ये pass on होता रहा, ठीक है, rights and duties बढ़ती रही आगे, so it become complementary to each other. सबके लिए complementary बनकर रह जाएगा. Rights are what we want other to do for us. Rights क्या है? मतलब ये वो सारी चीजें जो हम लोग चाहेंगे कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए करे. Rights are what we want others to do for us, whereas the duties are those acts which we should perform for the others. ठीक है, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है. Rights are what we want others to do for us. ठीक है, ये rights है, मतलब what we want others to do for us, मतलब दूसरे लोग हमारे लिए क्या करें, ये हमारी expectations है, right? उसे हम लोग rights बोल सकते हैं. Whereas duties क्या है? Duties are those acts which we should perform for others. मतलब वो सारी चीजें हमें जो दूसरों के लिए perform करनी है, वो सारी duty का part है. Thus, a right comes with an obligation to show respect for rights of others. The obligation that accompany rights are in the form of duties. If we have the right to enjoy public facilities like transport or health services, it becomes our duty to allow others to avail the same. If we have the right to freedom, it becomes our duty not to misuse this and harm others. ठीक है, the best examples, मतलब if we have a right, ठीक है, if we have a right to enjoy public facilities, अगर public facilities का राइट हमें है कि हम लोग उसे यूज कर पाए, सो लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो या हेल्थ सर्विसेज, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में हम लोग जब जाते हैं तब, सो ये हमारी ड्यूटी का भी पार्ट है कि हम उसे अच्छे से यूज करें, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों के लिए भी यूजफुल बनी रहे, राइट? ऐसा ना हो कि वो हमारे पास आया, हम लोग इसको यूज कर उसको वेस्ट कर दें, जिसकी वजह से वो दूसरे लोग उसे यूज ना करें. Others to alike the same, मतलब दूसरे लोग भी उसे यूज कर पाए, इस तरीके से रखा जाए. If we have a right to freedom, अगर हमारे पास freedom का right है, so it becomes our duty not to misuse and this and harm others, मतलब उस चीज का misuse कर दूसरों को harm न करे, ऐसा भी ये हमारी ड्यूटी का पार्ट रहेगा. So here is an activity, आप ये कर सकते हैं.
rights towards the family, towards the friends, related to my neighborhood. Directly move to the fundamental rights. Whereas all these are recognized by the society, some of the most important rights are recognized by the states and enshrined in the constitution. Such rights are called fundamental rights. These rights are fundamental because of two reasons. Generally we have discussed about rights, right? हमें वो पता चल गया कि rights क्या होते हैं. अब वो rights जो है fundamental rights जो है, these rights are fundamental because of two reasons. First, these are mentioned in the constitution which guarantees them, and second, these are the justiciable. Example भी दिया हुआ है. Enforceable throughout the courts. ठीक है. Being justiciable means that in case of their violation, the individual can approach courts for their protection. जब भी इसका violation हो देखने मिले, जब भी इसके खिलाफ अगर हमें कुछ देखने मिलता है, इसके against कुछ जा रहा है, तो हम लोग कहाँ पे approach कर सकते हैं? Directly to the courts, because it's the part of constitution. ये constitution का part है. constitution में ये सारी चीजें लिखी हुई है rights के बारे में. अगर उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं in courts. Being justiciable means that in case of other violation, the individual can approach towards the courts for their protection. If government enacts a law that are restricted by any of these rights, it will be declared as invalid by the courts. अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्या होगा? Declared as invalid by the courts. Such rights are, rights के बारे में जानते हैं. Provided in Part 3 of Indian Constitution, the Constitution guarantees 6 fundamental rights to the Indian citizen for the following. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? Such rights are provided in Part 3 of Indian Constitution. Indian Constitution में 3 parts में इसको डिवाइड किया है. इसमें भी fundamental rights जो है वो 6 दिए हुए हैं. 6 fundamental rights to the Indian citizen. ठीक है, इंडियन सिटीजन के लिए. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी. इक्वलिटी मतलब हर एक को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल हर एक चीज इक्वल, ना कि भेदभाव किया जाए. राइट टू फ्रीडम, हर एक को फ्रीडम है, जैसे जो चाहे वैसा रह सकता है, किसी को फोर्सेबल नहीं होगा. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन किसी चीज का ना हो. राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर का भी उतना ही राइट है, एजुकेशन मिलने का भी राइट है. ठीक है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के भी इतने ही राइट्स हैं. व्हाइल दिस फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल. अब ये जितने भी सारे राइट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम एक्सेप्टेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस. अब इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ एक्सेप्टेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. राइट्स टू इक्वलिटी. फर्स्ट वन इज, हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं. राइट टू इक्वलिटी क्या है? राइट टू इक्वलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स. ठीक है. इक्वलिटी होना ये हमारी सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द पर्पस ऑफ दिस राइट इज टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ वेयर ऑल द सिटीजंस शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल बिफोर द लॉ. इट हैज 5 प्रोविजंस. आर्टिकल 14 and 18 to provide for equality before law or for the protection of law to all the persons in the India, and also to prohibit discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. इतनी सारी चीजों पे मतलब राइट टू इक्वलिटी है. एक आर्टिकल इट हैज अ 5 प्रोविजन. आर्टिकल 14 and 18 जो है उसमें प्रोवाइड फॉर द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ to all the person in India, and also to prohibit discrimination. Discriminate ना हो इसलिए. ठीक है. यहाँ पे क्या था? To purpose of the right is to establish the rule and law where all the citizens should be treated as equal before. एक दूसरे मतलब equally सबको treat किया जाए, सारे के सारे citizens को. ठीक है. Let's move equality before law. The Constitution guarantees that all citizens will equal before law. Law के सामने जब भी जस्टिस की बात आए, जब भी कोर्ट में हम लोग खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे कोई बड़ा छोटा ये नहीं होता है. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी एज बाय द लॉ देखा जाएगा. ठीक है. वहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं होगा. ठीक है.
सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिटीजन्स। It means that everyone will be equally protected by the law of the country. सभी को equal protection मिलेगा by the law of the country. No person is above law, कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचे नहीं होगा, किसी को ऐसा नहीं होगा कि मतलब भेदभाव किसी में नहीं होगा। मतलब अगर कोई रिच है तो उसके मतलब उसे पॉजिटिव साइड मिलेगा, और जो गरीब है उन्हें नेगेटिव साइड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो सही होगा उसे पॉजिटिव साइड, जो गलत होगा उसको नेगेटिव साइड, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा एज पर दी लॉ। No person is above, it means that if two persons committed the same crime, both of them will get the same punishment without any discrimination. मतलब दो पर्सन ने, ठीक है, अगर कोई क्राइम किया है, कोई कुछ भी क्राइम किया है, तो दोनों को क्या होगा, सेम पनिशमेंट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर रिच है तो उसको कुछ कम पनिशमेंट मिलेगी, या फिर कोई गरीब है उसे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, राइट। दोनों को इक्वली पनिशमेंट मिलेगी। No discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. The state cannot discriminate against a citizen on the basis of religion, race, caste, sex or place of the birth. इन सारी चीजों के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। On the basis of religion, ये सारी चीजें This is necessary to bring about social equality. ये किस लिए है? Just because to maintain the social equality. हर एक socially equality बनी रहे, right? Every citizen of India has equal access to shop, restaurants, place of public entertainment, or in the use of wells, tanks or roads without any discrimination. ठीक है? हर एक citizen को ये equal right है, shops, restaurant, places of public places, entertainment places, और use of wells, tanks, roads without any discrimination, ये सारी चीजों को use कर सकते हैं। However, the state can make special provision or concern for the women and children. Women और children के लिए कुछ special provision बनाए हुए होते हैं। Equality of opportunity to all the citizens in matter of public employment. The state cannot discriminate against anyone in the matter of public employment. All citizens can apply and become employees of the state. ठीक है, हर एक पर्सन एम्प्लॉय बन सकता है स्टेट का। Merits and qualifications will be basis of the employment. However, there are some exceptions of the right. There is a special provision for reservation of post for citizen belonging to scheduled caste. Scheduled caste होते हैं जो लोग scheduled होते हैं, tribes और other backward classes जो होते हैं, OBC वगैरह जो होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ special seats पहले से रखी गई होती है। Abolition of untouchability. Practicing untouchability in any form has been made a punishable offence under the law. This provision is an effort of uplift the social status of millions of Indians who has been looked down upon and kept a distance because of either their caste or the nature of their profession. But it is really very unfortunate that despite constitutional provision, this social evils continues even today. Can you find any difference when you see a nurse cleaning a patient, a mother cleaning her child, and a lady cleaning a toilet in the illustration? Why do people consider the cleaning of toilet is a derogatory manner? ठीक है, यहाँ पे यही चीज समझाना चाहते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी एक लॉ में आया कि पहले के टाइम ऐसा था कि कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर वर्ड्स, लोग क्या करते थे, कीप डिस्टेंस बिटवीन बिकॉज ऑफ देयर आइदर कास्ट और नेचर ऑफ प्रोफेशन। वो जो भी वर्क कर रहे हो, अगर वो नीचे लेवल का है, राइट, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत वर्ड यूज किया हुआ है
क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, राइट। तो ऐसा कोई वर्क अगर कर रहा है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना, क्यों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट, वो भी इंसान ही है। सो इसलिए भी एक लॉ बनाया हुआ है कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए किसी भी कास्ट के बेसिस पे। अगर वो लो कास्ट वाला है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब अनटचेबिलिटी वाली ये सिस्टम जो है उसे निकाल दिया गया है। बट रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स रियल, ठीक है, अनफॉर्चुनेट है दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देयर इज सोशल इविल कंटिन्यूज इवन टुडे। ये इतना लॉ में आने के बाद भी आज भी ये सारी चीजें सोशली हमें देखने मिलती हैं, ठीक है। आप इसे और एक डिटेल जान सकते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, all the British titles like Sir, Knighthood or Rai Bahadur which were given to the British loyalties during the British rule have been abolished because they created distinction of artificial nature। इन सबको abolish कर दिया गया था कुछ ब्रिटिश जो अवार्ड्स थे, ठीक है, टाइटल्स जो थे उन लोगों को। However, President of India can confer civil and military awards, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स दिया करते हैं टू दोज हु हैव रेंडर्ड मेरिटोरियस सर्विसेज टू द नेशन इन द डिफरेंट फील्ड, जिन्होंने सराहनीय बहुत अच्छे वर्क जो सर्विसेज दी हो नेशन के लिए, जो, ठीक है, तो उन लोगों को इस तरीके के कुछ सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। लाइक द सिविल अवार्ड्स जैसे कि भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ठीक है, एंड मिलिट्री अवार्ड्स लाइक वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आर कन्फर्ड, मतलब ये सारे डिफरेंट जो अवार्ड्स हैं ये सारे दिए जाते हैं। वीर चक्र है, परमवीर चक्र है एंड अशोक चक्र, ये कुछ अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं, मतलब जिन्होंने हमारे नेशन के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की हो, जिन बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हो, ठीक है। तो ऐसे सभी वीरों के लिए ये कुछ इस तरीके से सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के लिए एक राइट होती है, लेट्स के बारे में जानते हैं। यू विल एग्री दैट द फ्रीडम इज द मोस्ट cherished desire of every living being. Human being definitely need freedom. You also want to have freedom. The Constitution of India provides right to freedom to all its citizens. ठीक है, the right is stipulated under Article 19 and 22. इसके ये right under Article 19 और 22, 19 से लेकर 22 के जो सारे आर्टिकल्स है उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया हुआ है राइट टू फ्रीडम के बारे में। कुछ कैटेगरीज फॉर राइट टू फ्रीडम के लिए 6 फ्रीडम्स है, जैसे आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉलोइंग 6 फ्रीडम: फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली एंड विदाउट एनी आर्म्स, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस फॉर्म करने के लिए, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी पूरी इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इन सारी चीजों के लिए भी फ्रीडम है, ठीक है। The purpose of providing this freedom is to build and maintain an environment for proper functioning of a democracy. However, the Constitution has authorized the state to impose certain reasonable restrictions on each of them. और इसके साथ में कुछ restrictions भी रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 4 चीजें जो दी हुई है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, स्पीच बोलने की हर एक को फ्रीडम है, राइट, उसको हर एक अपनी बात रख सकता है। फिर असेंबली पीसफुली, किसी भी जगह पे हम लोग गैदर हो सकते हैं पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, ये भी हमें फ्रीडम है, ठीक है। फिर एसोसिएशंस वगैरह फॉर्म करने हो, यूनियंस फॉर्म करने हो, फ्रीडम है, बट कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हर एक चीज को अलाउ किया गया है। फ्रीडम टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी, पूरी की पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली हम लोग घूमने जा सकते हैं, घूम सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। उसके अलावा रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, किसी भी पार्ट में जाकर आज हम लोग रह सकते हैं, इसका हमें फ्रीडम है। किसी कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी बिजनेस ऑक्यूपेशन भी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन जो रखना वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, हमें इन सारी चीजों के लिए फ्रीडम है, बट ये इन सभी फ्रीडम्स के साथ
कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रखे हुए हैं जस्ट टू मेंटेन द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अखंडता रहे, सिक्योरिटी रहे, सॉवरेनिटी बनी रहे, इसलिए ये सारी की सारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इन डिटेल देखते हैं। Restrictions may be put on the right of freedom of speech and expression in the interest of the sovereignty, integrity and security of India. Friendly relations with a foreign state, ठीक है, friendly relations भी maintain करना है foreign states के साथ। Foreign states, public orders, decency or morality or in a relation to the contempt of court, defamation or incitement of any offense, ठीक है। This is also the important part. इतनी सारी चीजें करने के लिए मतलब ये कुछ ना कुछ restrictions on freedom of speech and expressions रखे हुए हैं। Right to assemble peacefully without any harm may be restricted in the interest of sovereignty, integrity and of India और public orders के interest में, ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ restrictions रखे हुए हैं। Right to form association or union may have restrictions in the interest of sovereignty, integrity of India, public orders और morality को maintain करने के लिए ये जो यूनियंस बनाना है और फिर एसोसिएशन जो ग्रुप ऑफ पीपल से गैदर्ड होते हैं, सो इसके साथ ये रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी तरीके का मतलब झगड़ा वगैरह ना हो, ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हर एक उसमें बनाए हुए होते हैं। राइट टू मूव फ्रीली जो है throughout the territory of India and to reside and settle in any part of India may also be restricted in the interest of the general public के इंटरेस्ट के लिए, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उस एरिया में रहने वाले, इसलिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए होते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी on any occupation, trade or business may be have restriction in the interest of general public के interest के लिए ये इन सारी चीजों में भी restrictions रखा हुआ है, यानी प्रोफेशन है या फिर कोई occupation करना है, ट्रेड बिजनेस, ठीक है, इन लोगों के लिए भी जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ restrictions रखे हुए होते हैं। The state is also permitted to lay down the professional or technical qualification necessary for the practicing any profession or carry on any occupation, trade or a business. इसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 20 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस। नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन, and no one can be given punishment greater than what was provided in the law prevalent at the time of its commission. Also, no one can be prosecuted and punished for the same offence more than once and can be forced to give witness against his or her own self. मतलब किसी को भी लॉ में लिखे हुए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सिर्फ एक ही बार मतलब जो भी कन्विक्ट होगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम जिसके साथ भी जिस भी पर्सन के साथ हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए जो भी होगा पनिश, उसको जो भी पनिशमेंट मिल रही है, नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा उसको पनिशमेंट वो चीज नहीं मिलेगी, राइट। फिर यहाँ पे भी एक चीज है लाइक एंड नो वन कैन बी गिवन पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन द लॉ। लॉ में जो चीजें लिखी हुई है उसी को फॉलो करना है, उससे ज्यादा बड़ी पनिशमेंट उसे नहीं दे सकते, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ एंड अ पर्सनल लिबर्टी एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21। अब ये आर्टिकल 20 का था, ठीक है, अब 21 में क्या है, no one can be deprived of his or her life or personal liberty except according to the procedure established by the law. law के हिसाब से ही मतलब कोई किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं कर सकता, राइट। as provided in article 21 no one can be deprived of his or her life और a personal liberty, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी भी इससे अफेक्ट नहीं होती है, अफेक्ट नहीं होने देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय, जो किसके प्रोसीजर के हिसाब क्या एस्टैब्लिश हुआ, लॉ के हिसाब से जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, राइट।
protection against arrest and detention in certain cases, that is provided in the article 22 that whenever a person is arrested, जब भी कोई person को arrest किया जाए article 22 के हिसाब से, he or she should be informed as soon as it is possible, उसको inform करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. All the grounds for the arrest and should be allowed to consult and to be defined by a legal practitioner of his or her choice. वो किसी भी चाहे वो अपना मतलब प्रोटेक्शन के लिए वो कोई भी अपने लॉ के हिसाब से किसी भी पर्सन को डिफेंस के लिए अपने साइड से रख सकता है. Moreover, arrested person must be produced before the nearest magistrate within 24 hours. 24 hours में नियरर जो उनके मैजिस्ट्रेट होंगे उनके पास भी उन्हें सामने रखना पड़ेगी ये सारी बात. Of such an arrest accepting a person who has been arrested under the preventive detention law. The case of the person arrested under the preventive detention law has also been referred to an advisory board within the period of 3 months of his or her arrest. Within the period of 3 months उसको कहाँ पे भी रखना पड़ेगा, एडवाइजरी बोर्ड के सामने भी उनका जो केस होगा वो सामने रखना पड़ता है. रिफर टू एन एडवाइजरी बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. 3 months के अंदर, ठीक है. So I think so here is another point. Right against exploitation. Have you ever thought how many ways exploitations take place in our society? कितने अलग-अलग तरीके से exploitations हमें देखने मिलते हैं हमारी सोसाइटी में. You might have seen a small child working in a tea shop. ठीक है, हमने बहुत सारी जगह पे देखा होगा small child जो है working in a tea shop, or a poor or illiterate people being forced to work in a household for a rich person. ठीक है, poor और जो illiterate मतलब पढ़े लिखे ना हो ऐसे लोगों को भी हमने बड़े लोगों के यहाँ पे काम करते हुए बहुत बार देखा होता है. At the rich person, उनके घर पे वर्क करते हुए forceful. Traditionally, the Indian society has been hierarchical that has encouraged exploitation in many forms, which is why the Constitution makes provision against exploitation. इसकी वजह से Constitution ने कुछ न कुछ provision बनाए हुए हैं, ठीक है, इस exploitation के against में. The citizens have been guaranteed the right against exploitation through Article 23 and 24 of the Constitution. These two provisions are, एक तो first provision है, कौन से provision बनाए हैं? Prohibition of traps in the human being and forced labor. Traps in a human being and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any breach of this provision shall be an offence punishable in accordance with the law. इस law के हिसाब से मतलब कोई भी person को forcefully हम लोग कुछ भी काम नहीं करवा सकते हैं, या फिर beggar जो है वैसे काम भी उसके पास से नहीं करवा सकते हैं. Similar force किसी भी पर्सन के पास से जबरदस्ती का काम नहीं करवा सकते, राइट. अगर वो चाहता है तभी वो ये काम करेगा. मतलब traps in human beings and beggar and other similar forms, और सेम इसी तरह की जो भी चीजें हो, forced labor जो भी forcefully जो लेबर काम कर रहे हैं उनको भी are prohibited, मतलब वो prohibited है. And any breach of this provision shall be an offence punishable. और इस ऐसी कई चीज देखने मिली जहाँ पे मजबूरी में वो कोई पर्सन काम करे जा रहा है, ठीक है, मतलब मजबूरन वो काम कर रहा है. So this will be offence punishable, वो punishable होगा. अगर उसको काम नहीं करना फिर भी आप उसके पास से करवा रहे हो, this will be punishable in accordance with the law. Law के अंडर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है. Prohibition of employment of children in the Factories Act. ठीक है, जो चिल्ड्रन फैक्ट्रीज वगैरह में जॉब वर्क करते हैं वो भी प्रोहिबिटेड है. As the Constitution provides, no child below the age of 14 years के कम वाले बच्चे shall be employed to the work in any factory or a mine or engage in any other hazardous employment. इस तरह के किसी भी एम्प्लॉयमेंट में अगर वो जुड़ते हैं. This right aims at eliminating one of the most serious problem, child labor, that India has been facing since ages. बहुत टाइम से ये चीजें हमें देखने मिल रही है. चाइल्ड लेबर. चिल्ड्रन आर एसेट्स ऑफ द सोसाइटी. चिल्ड्रन क्या है? These are the assets of the society. It is their basic right to enjoy the life, childhood and get education. वो उनका basic right है to enjoy the happy childhood को enjoy करें and to get education. But as shown in the illustration, and you also may have observed, in spite of this constitutional provision, the problem of child labor is still continuing at many places. बहुत जगह पे हमने ये
चीजें देखी हुई है। दिस Malik can eliminate by creating public union against it। ये कब हो सकता है? जब पब्लिक अवेयर हो इन सारी चीजों से, तब इसके खिलाफ आवाज उठाए तब। इसके रिलेटेड और थर्ड वाला है, What measures may be taken to save such children from exploitation? क्या चीजों को देखना चाहिए? Put yourself in the shoes of a Sonu and Guru। ये it's not that much okay। You can seek help changing your circumstances। This is a small activity for you। Let's move। Right to freedom of religion। Religion की freedom देखते हैं 16.2.4। As you know, one of the objectives declared in the preamble is to secure all the citizen liberty of belief, faith and worship। हर एक पर्सन की belief, faith and worship को secure करने के लिए, since India is a multi-regional country, इंडिया कैसी है? Multi-religion country है, where Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and many other communities live together। जहाँ पे इतने सारे different communities के लोग साथ में रहते हैं। The Constitution declares India as a secular state। इंडिया को secular state कहा गया है। It means that India state has no religion of its own। किसी खुद का कोई religion नहीं है, ठीक है? हर एक religion को follow, हर एक religion को respect देना, this is important। But it allows full freedom to all the citizens to have faith in any religion and to worship the way they like। जैसे वो चाहे वैसे worship कर सकते हैं, कोई fix religion नहीं रखा हुआ है। But this should not interfere with the religious belief and ways of worship of the other fellow beings। This freedom is available to the foreigners as well। Foreigners के लिए भी ये जो freedom है, सेम उनके लिए भी यही लागू पड़ता है। And respect of right to the freedom of constitution makes the following four provision under Article 25 and 28। Under Article 25 and 28 के अंदर ये है, देखते हैं। Freedom of conscience and free profession, practice and progression of religion। All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right of profess, practice and propagate religion freely। हर एक रिलीजन को फ्रीली वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो पर्सन चाहे जिस भी रिलीजन में इंक्लूड होना वो हो सकता है। However, it does not mean that one can force another person to convert his or her religion by force or allotment। कोई भी फोर्सफुली किसी पर्सन को नहीं बोल सकते कि तू हमारे रिलीजन में ही आ, तो उस रिलीजन में मत ही जा, राइट? इस तरीके से नहीं हो सकता है। Also, certain inhuman, illegal and superstitious practices have been banned। कुछ इलीगल चीजें, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैव बीन बैंड। Religious practices like sacrificing animal or human being for offense of God and goddess or to some supernatural forces are not permissible। ठीक है, तो कुछ जैसे कि sacrificing animals and human beings, this is what not permissible। ये लॉ में नहीं लिखा गया है, ठीक है? मतलब ये परमिशेबल नहीं है। Similarly, the law does not permit a widow to get cremated life with her dead husband voluntarily or forcefully in the name of सती प्रथा। सती प्रथा जैसी चीजें भी अब नहीं है, अब लॉ में इसके लिए भी कोई फोर्सफुली कोई चीज नहीं है, ठीक है? That forcing the widow woman not to marry for the second time or to shave her head or to make her wear white clothes are some other social evils being practiced in the name of religion। ठीक है, in the name of religion ये सारी चीजें भी हमें देखने मिलती है, right? This is not good। Besides the above stated restriction, the state also has the powers to regulate any economic, financial, political or other secular activities related to the religion। The state can also impose restrictions on this right on the grounds of public order, morality and health। Public orders, morality को maintain करने के लिए ये इस पे कुछ न कुछ restrictions गवर्नमेंट रख सकती है, ठीक है? उसके बाद है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स।
subject of public orders, morality, and health, every religious group or any section, therefore all shall have the right to establish, maintain institutions for religious and charitable purpose. ठीक है, हर एक को ये राइट है कि टू एस्टेब्लिश करे और मेंटेन करे इंस्टीट्यूशंस को फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, राइट है उनको। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, अपने हिसाब से वो मैनेज करे ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, और ये प्रॉपर्टी को कैसे लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लॉ वो सारी चीजें को वो मेंटेन करे पर लॉ के हिसाब से, राइट, लॉ के बाहर निकल कर नहीं। फ्रीडम एज टू पेमेंट of taxes or for promotion of any particular religion, किसी प्रमोशन रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, टैक्सेस भी रिलेवेंट है। No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specially used in the payment of expense the incurred on the promotion or maintenance of any particular religion or religious sectors. No person shall be compelled to pay any taxes, ठीक है, किसी भी तरह की टैक्सेस पे करने के लिए कंपेल्ड नहीं कर सकते, मतलब उनको फोर्सफुली नहीं कह सकते। टू प्रोसीड विथ व्हिच आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इन इनकर्ड ऑफ प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, ये अलाउ नहीं है और प्रमोशन करने के लिए किसी भी रिलीजन का। उसके बाद है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस instructions or religious worship in the certain educational institutions. No religious instruction shall be provided in any educational institution. किसी भी educational institute में religious instructions नहीं दे सकते, ठीक है। educational institute जहाँ पे भी है वहाँ पे कोई religious instructions पास नहीं कर सकते, only maintained out of state funds. However, it will not be applied to any educational institute which is administered by the state but has been established under any trust which requires the religious instruction shall be imparted in such an institution. But no person attending such an institution shall be compelled to take part in any religious instructions that may be imparted there to attain any religious worship that may be conducted there, ठीक है। वो पार्ट बन सकता है अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशन में वो अगर कुछ इस तरीके से फंक्शन रिलीजियस फंक्शन रखा है, इफ ही वांट्स टू पार्ट तो वो पार्ट बन सकता है, इफ ही नॉट इट इज नॉट फोर्सफुली हिम टू बी द पार्ट। In case of minor, the consent of his or her guardian is initial for the attending such activities. और इस एक्टिविटीज में अगर वो माइनर है तो उसके जो गार्जियन होंगे, उसके जो मदर पेरेंट्स वगैरह जो होंगे, ठीक है, मदर फादर, वो लोग इसका डिसीजन लेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देखते हैं। India is the largest democracy in the world, having diversity of culture, scripts, languages and religions. As we know, the democracy is a rule of majority, but the minorities are also equally important for its successful working. Minorities जो है वो भी इतने ही important है for the successful working in the democracy. Therefore, protection of language, culture, and religions of minorities become initial, ठीक है, इसलिए initial हो गया है। So, in majority of rule, since public takes pride in their own culture and languages, इसलिए लोग क्या करते हैं, pride feel करते हैं in their own culture and language. A special right known as culture and educational right has been included in the chapter on fundamental rights. इसलिए एक ये स्पेशल एजुकेशनल राइट जो है, कल्चरल राइट जो है, इसको इंक्लूड किया है फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 29 and 30 two major provisions have been made. First is protection of interest of minorities. Any minorities group having a distinction language, ठीक है, distinct language, ठीक है, या script या culture of its own shall have been a right to conserve the same, ठीक है, खुद का अगर हो तो वो कंजर्व कर सकता है for the same. No citizen shall be denied admission into any educational institute. तो उसके हिसाब से वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसको किसी को अलाउड नहीं है कि वो उसको क्या करे, डिनाइड करे, ना बोले। By the state or receiving aid out of the state fund and grounds
only of religion, race, caste, language or any of them। ये सारी चीजों को बेध्यान कर कर उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। Right of minorities to establish and administrate educational institutions। All minorities, whether based on religion or language, have the right to establish and administrate educational institutes of their choice। वो जिस इंस्टीट्यूट या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहे वो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, उनकी चॉइस के हिसाब से, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institute established and administered by the minorities, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law of the acquisition of such property would not restrict or abrogate the right guaranteed under the clause। The state shall not, in granting aid of educational institute, shall not granting aid to educational institute and discriminate against an educational institution on the ground that is under the management of minority, whether based on religion or language। वो religion basis पे या language basis पे ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है, religion या language। This is so important। अब constitutional remedies देखते हैं। Since fundamental rights are justiciable, they are just like guarantees। They are enforceable as every individual has the right to seek the help from courts। हर एक पर्सन के पास ये राइट है, ठीक है। If they are violated, जब भी वो violated feel करे तब, but in a reality it is not so। And encroachment or violation of fundamental rights in our day-to-day life is matter of great concern, which is why our constitution does not permit the legislature and executive to curb these rights। हमारा constitution इसको allow नहीं करता है। It provides legal remedies for the protection of our fundamental rights। Protection of fundamental rights to us। This is called the right to constitutional remedies। इसको बोलते हैं rights to constitutional remedies stipulated in the Article 32। When any of our right are violated, we can seek justice through the court। ठीक है, जब भी हमारा right violated लगे तो हम लोग कोर्ट के पास इसकी अपील कर सकते हैं। We can directly approach to the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली। That can issue direction orders or rights for the enforcement of fundamental rights। ठीक है, ये इसे बोलते हैं constitutional remedies। इसके बाद देखते हैं 16.2.7 right to education RTE। The right to education is added by introducing a new article 21A in the chapter of fundamental rights in 2002 by the 86th constitutional amendment में ये चीज को रखा गया। It was a long-standing demand so that all children in the age group of 6 to 14 years old, their parents can claim compulsory and free education as a fundamental rights। It is a major step forward in making the country free of illiteracy। मतलब फ्री हो जाए, मतलब illiteracy से, मतलब अनपढ़ लोगों में से फ्री हो जाए, मतलब पढ़े लिखे न हो वैसे लोगों में से फ्री हो जाए, मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हो। But this addition remained meaningless as it could not be enforced until 2009 when the parliament passed the right to education। मतलब ये हर एक पर्सन को राइट मिल गया था, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था राइट टू एजुकेशन वाला, मतलब हर एक पर्सन पढ़ा लिखा हो, ठीक है, कोई भी बिना पढ़े लिखे न रह जाए, कोई भी इलिटरेट न रह जाए। इसलिए it is this act which aims at ensuring that every child who is between 6 to 14 years age is out of the school in India goes to the school to receive quality education that his or her right।
ये उसका राइट है। जो भी 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हो उन सभी को ये राइट है टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। Fundamental rights and human rights. You have already read the fundamental rights are indeed very essential for the well-being of every citizen. ये सभी के लिए every citizen के लिए important है, right? We also know that people have always struggled against injustice, in exploitation. इसके लिए हम लोगों ने सबने सफर किया inequality for the certain creation of better surrounding. हमारे सराउंडिंग को बेटर करने के लिए हमने ये सारी प्रॉब्लम से लड़ते रहे हैं, जूझते रहे हैं। लिविंग कंडीशंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, एफर्ट्स टू अलाइव, हमने इस सारी चीजों से स्ट्रगल किया है। Efforts to align such rights to all human beings have been made to the international level, also by recognizing various rights which are popularly known as human rights. इन सबको क्या The General Assembly of the United Nations adopted human rights in 1948 and enshrined them in a Universal Declaration of Human Rights, about which you will study later. Some of the human rights are, कुछ ह्यूमन राइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ह्यूमन राइट्स आर इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक पर्सन के लिए सेम लॉ है, किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं है कि भाई अगर वो गरीब है तो उसके लिए भी वही लॉ होगा, अमीर है तो उसके लिए भी वही लॉ होगा, हर एक के लिए इक्वल लॉ है। फ्रीडम फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन के उससे भी फ्रीडम मिल गया। राइट्स टू द लाइफ, हर एक पर्सन लाइफ जी सकता है। लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी, ये भी सभी को राइट है। राइट टू फ्री मूवमेंट, फ्रीली वो मूव कर सकते हैं। राइट्स टू एजुकेशन, राइट टू मैरिज एंड फैमिली, ये भी सभी का राइट है। फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस, रिलीजन, राइट टू पीसफुली असेंबली, associations, right to participate in the cultural life of a community. If you carefully examine the above mentioned rights, you will realize how important the human rights are. ठीक है, इतने सारे डिफरेंट राइट्स हैं जो हमें मिलते हैं, ये सारे हमारे राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से हमें मिले हुए हैं। इन सारी चीजों के अगर हमें इन सारी चीजों में से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसके अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं, ठीक है। That is why many of the human rights have found place in the chapter on fundamental rights in the Indian Constitution. The human rights which could not find place under the fundamental rights have been included in the chapter on directive principle of state policy. वो किसमें include किया है? Directive principles of state policy. Moreover, keeping in view the importance of human rights and national human rights, Commission was founded in 1993 by the Government of India to guarantee that the Indian citizen also enjoy those rights. तो इस 1993 में गवर्नमेंट ने ये फाइंड आउट किया था, guaranteed that Indian citizen, इंडिया के जो भी सिटीजन है वो ये सारे राइट्स को एंजॉय कर सके, ठीक है। Here is the first fundamental duties. After going through the fundamental rights, हमने सारे rights देख लिए. You must have observed and realized that in return of every right, the society accepts the citizen to do certain things which are collectively known as duties. तो ये सारे rights अगर हम लोग गवर्नमेंट के पास से ले रहे हैं, इसके सामने हमें सोसाइटी को देने के लिए कुछ न कुछ ड्यूटीज भी बनती है। Some such important duties have been incorporated in the Indian Constitution also. The original Constitution enforced on 26 January 1950. First, कब ये 26 January 1950 did not mention anything about the duties of the citizen. It was accepted that the citizen of free India would perform their duties. ठीक है, initially ऐसी कोई duties mention नहीं की गई थी Constitution में। पहले तो ऐसा accept किया था कि इंडिया के लोग जो है, फ्री इंडिया के जो लोग हैं, वो अपनी ड्यूटीज को खुद से होके निभाएंगे, परफॉर्म देयर ड्यूटीज विलिंगली, खुद से होके ये विलिंगली वो लोग ये सारी ड्यूटीज को निभाएंगे। बट थिंग्स डिड नॉट गो एज एक्सेप्टेड, तो थिंग्स वैसे नहीं बने जैसा सोचा था, एक्सेप्ट किया था। देयरफॉर
10 fundamental duties, उसके बाद 10 fundamental duties were added in the part IV of the Constitution under Article 51A in the year 1976 through the 42th Constitutional Amendment. 42th Constitutional Amendment में रखा गया। Fourth of the Constitution under Article 51A in the year 1976 में, ठीक है, Constitutional Amendment. However, where fundamental rights are justiciable, the fundamental duties are not justiciable. It means that the violation of fundamental duties, example, non-performance of these duties by citizen is not punishable. अगर इस तरीके से violation of fundamental duties, non-performance of these duties by the citizen is not punishable. ये punishable नहीं होगा, not punishable. The following 10 duties have been listed in the Constitution of India. कुछ following 4 duties दी हुई है. To abide by the Constitution and respect its idol and institutions, the national flag, national anthem. To abide the Constitution and respect its idol and institution. Idol and institution, मतलब to give the respect to national flag and national anthem. This is the first fundamental duty. इसको माने हम, ठीक है, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggles for the freedom. उनको भी हम लोग respect दें. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ये तीनों चीजों को भी हम लोग सपोर्ट करें, बनाए रखें. To defend the country and render national service when called up to do. ये हम लोग national service भी दें, ठीक है, render करें, defend करें जब भी जरूरत पड़े तब. To promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India and to renounce practices derogatory to the dignity of the woman. ठीक है, इनको भी इतना रिस्पेक्ट दे और हमेशा हर एक पर्सन के साथ ब्रदरहुड ये बनाए रखे, ये कॉमन स्पिरिट एंड हार्मनी बनाए रखे. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. सारे हमारे हेरिटेज जो भी सारी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, उन सभी को हम लोग हमारे कल्चर में इसको प्रिजर्व, इसे बचाए रखें, इसको हमेशा अच्छी तरीके से रखें, राइट, इसको कुछ नुकसान न पहुंचाए. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, इनको कभी पॉल्यूटेट न करें, इन सबको बचाए रखें. एंड वाइल्ड लाइफ, इनको कभी कोई हार्म न करे, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसे सेव कर रखे. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पो, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. ठीक है, इसको भी मेंटेन रखें. ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट टू यूज वायलेंस. पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेव करें, वायलेंस ना करें. टू सर्व और not to use violence. ठीक है, to serve towards excellence in all spheres of individual and collective activity. ठीक है, sphere of individual and collective activity, सारी एक्टिविटीज को मिलजुल कर करें, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, अच्छे से हर एक एक्टिविटी को फुलफिल करें, एक्सीलेंस दें हर एक एक्टिविटी को, जो भी मिलकर कर रहे हो वो इंडिविजुअल की. Beside a new duty has been added after the passage of Right to Education Act 2009. A parent or guardian has to provide opportunities for the education of his child born between the age of 6 and 14 years. Between the age of 6 to 14 years तक के सारे बच्चों को पेरेंट्स क्या करें, अपॉर्चुनिटी दे, पढ़ने की, एजुकेशन राइट दे. As per 2009 this law act. Nature of fundamental duties. These duties are in the nature of code of conduct. ठीक है, since they are unjusticiable, there is no legal sanction behind them. ठीक है,
अनजस्टिसेबल लग रही है, देयर इज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड देम. As you will find, a few of these duties are vague. For example, a common citizen may not understand what is the meant by composite culture, rich heritage, humanism, and excellence in all sphere of individual or collective activities. ठीक है, इस तरह समझना प्रॉब्लम होता है as a common citizen. They will realize the importance of these duties only when this terms is simplified. जब इसको simplified कर दिया जाए, ठीक है, तब उसे समझना थोड़ा easy हो जाएगा. तब वो उनको जाके इन सारी चीजों की importance पता चलेगी, ठीक है. The importance of these duties only when these terms are simplified. A demand has been made from the time to time to revise the present list. ठीक है, revise the present list को time to time ये demand रखी हुई है. Simplify their language and make them more realistic. उसको और ज़्यादा realistic बनाए and meaningful. And add some urgently required more realistic duties. और इसमें कुछ add किए जाए more realistic duties. As far as possible they should be made justiciable. ठीक है, तो इसको और justiciable बनाया जा सकता है.